टेक्निक एक उपयोगी सेवक है लेकिन एक खतरनाक मालिक भी। विज्ञान और साहित्य की दुनिया से आए इस विचार के साथ आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था की दुनिया में हर किसी के दिमाग में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ ये हमारी दुनिया बदलने का वादा कर रहा है और एनवीडिया जैसी कंपनियां खरबों डॉलर कमा रही हैं। दूसरी तरफ वही लोग जिन्होंने 2008 की मंदी की भविष्यवाणी की थी अब खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या हम एक तकनीकी क्रांति के शिखर पर हैं या एक ऐसे आर्थिक बुलबुले के किनारे पर जो कभी भी फट सकता है? बिल्कुल। और इसी सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख के कुछ जरूरी हिस्से हैं। जी, ये लेख आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की राय के जरिए इसी विरोधाभास को, मतलब इसी कॉन्ट्रडिक्शन को समझने की कोशिश करता है। तो आज हमारा मिशन इस लेख की मदद से इस पूरी तस्वीर को समझना है। हम देखेंगे कि एआई को लेकर इतनी उम्मीदें क्यों हैं और साथ ही वो कौन से छुपे हुए खतरे हैं जो बड़े बड़े निवेशकों को डरा रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये विषय जीएस पेपर 3 के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस आंकड़े से जिसने बाजार में तहलका मचा दिया है। चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के तिमाही नतीजे। ये सिर्फ अच्छे नहीं थे, ये हैरान करने वाले थे। बिल्कुल। आंकड़ों पे नजर डालें तो तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू था $57 बिलियन। 57 बिलियन? हाँ, ये पिछले साल के मुकाबले 62% ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब $51 बिलियन सिर्फ उनके डेटा सेंटर बिजनेस से आया। अच्छा, मतलब वो बिजनेस जो सीधे सीधे एआई कंपनियों को चिप्स बेचता है। एग्जैक्टली। एआई की भूख जितनी बढ़ रही है, एनवीडिया की कमाई उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। और मैंने सुना है कि ये तो बस शुरुआत है, उनकी भविष्य की उम्मीदें तो इससे भी बड़ी हैं। हाँ, और यही बात बाजार को और भी ज्यादा उत्साहित कर रही है। उन्होंने अगली तिमाही के लिए $65 बिलियन के रेवेन्यू का अनुमान लगाया है, जो एक्सपर्ट्स की उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा है। वाह! लेकिन यहाँ सिर्फ एनवीडिया की बात नहीं है, ये आंकड़े पूरे एआई सेक्टर में बह रहे पैसे का एक आईना है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एनवीडिया का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयूज पर लगभग एकाधिकार है। ये वो खास चिप्स हैं जो किसी भी एडवांस्ड एआई मॉडल को चलाने के लिए पेट्रोल की तरह हैं। अच्छा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एनवीडिया की तरक्की एआई की तरक्की का एक थर्मामीटर है। अगर वो गर्म है तो पूरा सेक्टर गर्म है। आप इसे एक बैरोमीटर कह सकते हैं। और ये बैरोमीटर बता रहा है कि एक तूफान आने वाला है, चाहे वो तरक्की का हो या तबाही का। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि एआई बाजार 2023 में लगभग $189 बिलियन से बढ़कर 2033 तक $4.8 ट्रिलियन का हो जाएगा। 4.8 ट्रिलियन! ये तो 10 साल में 25 गुना की बढ़ोतरी है। हाँ, 25 गुना। ये सामान्य ग्रोथ नहीं है, ये असाधारण है। और शायद इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इन कंपनियों की वैल्यूएशन, मतलब बाजार में उनकी कीमत, आसमान छू रही है। एनवीडिया खुद $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। जी, और ओपन एआई की कीमत $750 बिलियन और एंथ्रोपिक जैसी कंपनी $350 बिलियन पे आंकी जा रही है। ये आंकड़े दिमाग चकराने वाले हैं। अभूतपूर्व है। और यहीं से, जैसा आपने कहा, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ। क्योंकि इतनी जबरदस्त ग्रोथ के बीच बाजार में एआई बबल के फटने की फुसफुसाहट अब एक जोर की चर्चा में बदल रही है। और ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हो रहे, कुछ बहुत बड़े और अनुभवी खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे हैं। सही कहा। सबसे पहला और बड़ा नाम है माइकल बरी का। वही द बिग शॉट वाले। हाँ, बिल्कुल। ये वही निवेशक हैं जिन्होंने 2008 की भयानक मंदी की सटीक भविष्यवाणी की थी। वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए लगातार एआई बबल के फटने का संकेत दे रहे हैं। और जब माइकल बरी कुछ कहते हैं तो दुनिया सुनती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक व्यक्ति की राय हो सकती है ना? क्या बाजार में और भी लोग हैं जो ऐसा ही सोच रहे हैं? बिल्कुल। और वो सिर्फ बोल नहीं रहे, बल्कि एक्शन भी ले रहे हैं। पैलेंटियर के संस्थापक और सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े नामों में से एक पीटर थिल, उन्होंने एनवीडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। पूरी हिस्सेदारी? पूरी। और जापान के इन्वेस्टमेंट जायंट सॉफ्टबैंक ने भी यही किया है। जब इतना स्मार्ट मनी, मतलब अनुभवी निवेशकों का पैसा किसी तेजी से बढ़ते सेक्टर से बाहर निकलने लगता है तो ये एक खतरे का सिग्नल माना जाता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और सिर्फ निवेशक ही क्यों, इंडस्ट्री के अंदर के लोग भी कुछ संकेत दे रहे हैं।
मैंने पढ़ा कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एआई के विकास को एक असाधारण क्षण तो कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी माना कि इस बूम में कुछ इरैशनैलिटी भी है, मतलब अतार्किकता। हाँ, कि लोग बिना सोचे समझे पैसा लगा रहे हैं। और जब गूगल जैसा लीडर इरैशनैलिटी शब्द का इस्तेमाल करे तो उसका मतलब गहरा होता है। इसी तरह ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का वो बयान जिसमें उन्होंने अमेरिकी सरकार से संभावित बेलआउट की बात की थी और फिर उससे पीछे हटना। हाँ, वो भी काफी चर्चा में था। ये सब दिखाता है कि पर्दे के पीछे सब कुछ उतना स्थिर नहीं है जितना बाहर से दिख रहा है। ये सभी घटनाएं मिलकर एक ही सवाल खड़ा करती हैं, क्या ये तेजी टिकाऊ है? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एक इकोनॉमिक बबल या आर्थिक बुलबुला आखिर होता क्या है। ये शब्द हम सुनते तो बहुत है, पर इसका असली मतलब क्या है? बहुत सरल शब्दों में, जब किसी एसेट की, जैसे शेयर, सोना या प्रॉपर्टी, उसकी बाजार कीमत उसकी असली कीमत से, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे बुलबुला कहते हैं। मतलब वो चीज असल में जितनी कमाई करके दे सकती है या उसकी जो उपयोगिता है, कीमत उससे कई ज्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली। बुलबुला तब बनता है जब लोग इस असलियत को भूलकर सिर्फ इस उम्मीद में पैसा लगाते हैं कि कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी। इसे ग्रेटर फूल थियरी भी कहते हैं। कि मैं आज इसे महंगी कीमत पर खरीद रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि कल कोई और बड़ा बेवकूफ इसे मुझसे भी ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बहुत मशहूर सिद्धांत है हाइमन मिन्स्की का, लेख में इसका जिक्र है। हाँ, उनकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। जी, और ये आज के हालात को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उनका एक मशहूर कथन है, स्टेबिलिटी बिगेट्स इंस्टेबिलिटी, यानी स्थिरता ही अस्थिरता को जन्म देती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। स्थिरता से अस्थिरता कैसे पैदा हो सकती है? मिन्स्की का कहना था कि जब लंबे समय तक अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है, सब कुछ स्थिर लगता है, तो बैंक और निवेशक वो जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले निवेश करने लगते हैं, ये मानकर कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे सिस्टम में इतना ज्यादा जोखिम भरा कर्ज और निवेश जमा हो जाता है कि पूरी नींव कमजोर हो जाती है। और फिर आता है मिन्स्की मोमेंट। हाँ, मिन्स्की मोमेंट। ये वो पल है जब बाजार को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है। कोई एक घटना होती है और सबको पता चलता है कि जिन एसेट्स की कीमतें आसमान छू रही थीं, वे असल में उतनी मूल्यवान हैं ही नहीं। और फिर घबराहट में बिकवाली शुरू हो जाती है। हाँ, और एक बुलबुला फटकर एक वास्तविक आर्थिक संकट में बदल जाता है। जब आप ये बता रहे हैं तो मेरे दिमाग में 2000 के दशक का .com बबल घूम रहा है। उस समय इंटरनेट को लेकर ऐसा ही जुनून था। बहुत सटीक उदाहरण है। Pets.com जैसी कंपनियां सिर्फ एक वेबसाइट और एक आइडिया पर अरबों की थीं, भले उनका बिजनेस मॉडल कभी मुनाफे में नहीं आया। सही कहा। डर ये है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बस .com की जगह .ai ने ले ली है। .com युग में भी टेक्नोलॉजी क्रांतिकारी थी। इंटरनेट ने वाकई दुनिया बदल दी, लेकिन उस समय उसका मूल्यांकन उसकी तत्कालीन कमाई करने की क्षमता से कोसों दूर था। और आज एआई को लेकर भी यही सवाल है। टेक्नोलॉजी शानदार है, लेकिन क्या उसकी मौजूदा कीमत जायज है? बिल्कुल। तो चलिए इस डर के पीछे की असली वजहों को समझते हैं। लेख में 3 मुख्य चिंताओं का जिक्र है। पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली वजह है सर्कुलर फाइनेंसिंग। ये क्या भला है? ये इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और डरावना हिस्सा हो सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने इसे उजागर किया है। सर्कुलर फाइनेंसिंग का मतलब है कि एआई बूम में एक ही पैसा कई कंपनियों के बीच गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल घूम रहा है मतलब ये कि हर किसी की वैल्यू कागज पर तो बढ़ रही है, लेकिन सिस्टम में कोई नया पैसा नहीं आ रहा है। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। क्या इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए चिप बनाने वाली कंपनी एनविडिया एक नए एआई स्टार्टअप सिंथ एआई में $100 मिलियन का निवेश करती है। ठीक है। अब सिंथ एआई को अपना मॉडल बनाने के लिए पावरफुल चिप्स की जरूरत है। तो वो क्या करती है, वो एनविडिया से मिले $100 मिलियन में से $80 मिलियन के जीपीयू चिप्स खरीद लेती है। अरे वाह, मतलब एनविडिया का पैसा घूमकर वापस उसी के पास रेवेन्यू के तौर पर आ गया। हाँ। और स्टार्टअप की वैल्यू भी बढ़ गई क्योंकि उसे $100 मिलियन की फंडिंग मिली। ये तो जादूगरी लगती है, हवा में से पैसा बनाना। यही सर्कुलर फाइनेंसिंग है। कागज पर एनविडिया का रेवेन्यू बढ़ा और सिंथ एआई की वैल्यू बढ़ी, लेकिन असल में ज्यादातर पैसा बस घूमकर वापस एनविडिया के पास ही आ गया। सिस्टम में कोई खास नई ग्रोथ नहीं हुई। ये तो वाकई एक बड़ा रेड फ्लैग है। इससे ये सवाल उठता है कि जो ग्रोथ हमें दिख रही है वो कितनी असली है। सही।
अच्छा, अब दूसरी चिंता पर आते हैं, जो है एनवीडिया पर हद से ज्यादा निर्भरता। दूसरा डर ये है कि पूरा का पूरा एआई इकोसिस्टम एक ही कंपनी के कंधों पर खड़ा है, एनवीडिया। जैसा हमने पहले बात की, एआई मॉडल चलाने के लिए एनवीडिया के जीबीयू जरूरी हैं। पिचबुक के आंकड़ों के मुताबिक एनवीडिया ने अकेले 2025 में एआई इकोसिस्टम की दूसरी कंपनियों के साथ $24 बिलियन के सौदे किए हैं। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे सोने की खदान में सबसे ज्यादा पैसा वो कंपनी कमाए जो फावड़े और कुदाल बेच रही है, न कि वो जो सोना निकाल रही है। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है, और यही विश्लेषकों की चिंता है। इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि सबसे मूल्यवान कंपनी वो हो जो सिर्फ एक ढांचागत इनपुट प्रदान करती हो, न कि वो अंतिम प्रोडक्ट या सर्विस जिसका इस्तेमाल आम लोग करते हैं। तो इसमें जोखिम ये है कि अगर भविष्य में एआई एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनियां, मतलब सोना निकालने वाली कंपनियां, उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं कमा पाती हैं, तो क्या होगा? तो वो फावड़े और कुदाली खरीदना बंद कर देंगे, और जैसे ही वो चिप्स खरीदना कम करेंगी, जिस कंपनी पर पूरा ढांचा टिका है उसकी नींव हिल जाएगी। और इसका असर किसी एक कंपनी पर नहीं बल्कि पूरे सेक्टर पर पड़ेगा। एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है। हाँ, ठीक है, तो पहला डर है कि पैसा नकली हो सकता है, दूसरा डर है कि पूरी इमारत एक ही खंभे पर टिकी है। अब तीसरे और शायद सबसे बुनियादी कारण पर आते हैं, एक सिद्ध लाभ कमाने वाले मॉडल की कमी। यही इस पूरी बहस का केंद्र है। अभी तक का ये पूरा बूम एआई की क्षमता यानी कैपेसिटी को लेकर आशावाद पर आधारित है, न कि उसके सिद्ध उपयोग या उससे पैसा कमाने यानी मोनेटाइजेशन की क्षमता पर। बिल्कुल। चैट जीपीटी को आए हुए लगभग 3 साल हो गए, हम सब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इसके लिए पैसे कितने लोग दे रहे हैं? ज्यादातर एआई एप्लीकेशंस के लिए अभी तक कोई स्पष्ट और लगातार मुनाफा कमाने वाला बिजनेस मॉडल सामने नहीं आया है। तो ये उम्मीद पर आधारित निवेश है, हकीकत पर नहीं। कंपनियां अरबों डॉलर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा रही हैं, लेकिन इससे पैसा कैसे और कब बनेगा, ये अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। और इस समीकरण में एक और पहलू जुड़ता है, जैसे इकोनॉमिक्स में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज या नकारात्मक बाहरी प्रभाव कहते हैं। अच्छा। एआई डेटा सेंटरों को चलाने के लिए बेहिसाब बिजली की खपत होती है। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि इन सेंटरों को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है, जिससे कैलिफोर्निया जैसे इलाकों में पानी की कमी की समस्या और भी गंभीर हो रही है। और इन पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों को अभी इन कंपनियों की वैल्यूएशन में गिना भी नहीं जा रहा है। ये वो छुपी हुई लागतें हैं जो भविष्य में एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं। सही कहा। जब आप इन तीनों चिंताओं को एक साथ देखते हैं, सर्कल ऑफ फाइनेंसिंग का शक, एक ही कंपनी पर अत्यधिक निर्भरता और एक सिद्ध मुनाफे वाले मॉडल की कमी, तो आपको समझ आता है कि माइकल बरी और पीटर थियल जैसे लोग क्यों चिंतित हैं। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ एनवीडिया के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं, एक नई तकनीकी क्रांति का जोरदार वादा है, और दूसरी तरफ 2000 के .com बबल की डरावनी यादें हैं, सर्कुलर फाइनेंसिंग जैसे रेड फ्लैग्स हैं, और ये बुनियादी सवाल है कि पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, हम एक चौराहे पर खड़े हैं, एक ऐसा चौराहा जहां टेक्नोलॉजी को लेकर हमारा बेइंतहा आशावाद और अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांत आपस में टकरा रहे हैं। सवाल अब ये नहीं है कि एआई एक शक्तिशाली तकनीक है या नहीं, वो तो है। असली सवाल यह है कि क्या इसकी मौजूदा आर्थिक कीमत इसकी वास्तविक कीमत से मेल खाती है? क्या यह एक वास्तविक क्रांति है जो अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, या ये एक मिन्स्की मोमेंट की तैयारी है जहां बाजार को जल्द ही अपनी गलती का एहसास होगा? ये पूरी चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न को जन्म देती है जो इन आंकड़ों से भी परे है। स्रोत बताते हैं कि यह उछाल क्षमता निर्माण से प्रेरित है, जबकि अनुप्रयोग और मुद्रीकरण अभी भी काफी हद तक असिद्ध हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हो अगर एआई की असली क्षमता पैसा बनाने में हो ही नहीं? क्या हो अगर उसकी असली ताकत समाज की उन समस्याओं को हल करने में हो जिनका कोई सीधा बाजार मूल्य नहीं है, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान को तेज करना या सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना? अगर ऐसा है तो क्या हम इस पूरे बुलबुले को गलत पैमाने से माप रहे हैं? यह बहुत ही गहरा सवाल है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं को समझना जरूरी है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और गहन चर्चाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।